हरे कृष्णा। तो हम सब टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं। जब भी हम इंटरनेट खोलते हैं, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप, तो यू विल सी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इस तरह से कीजिए। एक वीडियो आपने ये टाइम मैनेजमेंट का देखा तो आप टाइम मैनेजमेंट के मास्टर बन जाएंगे। और अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं अलग अलग वीडियोस को। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत होती है एंड किस तरह से वो एक अपने अंतिम चरम सीमा पे पहुंचता है, और जहाँ पे एक्चुअल में हम टाइम मैनेजमेंट की आत्मा को पहचानेंगे कि क्या ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट करने की। इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम जान के देयर आर 4 जनरेशंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम मैनेज करने की 4 जनरेशंस या कहे 4 स्तर हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो चौथा स्तर है उसके बारे में जब आप जानेंगे तो यू विल फील लाइक योर माइंड इज गेटिंग ब्लोन। सो पहला स्तर क्या है? जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप सुबह सुबह उठते हैं एंड आपके दिमाग में अलग अलग तरह के टास्क दौड़ रहे हैं एंड यू स्टार्ट राइटिंग देम डाउन, है ना। यू मेक अ टू डू लिस्ट एंड आप लिखते हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे असाइनमेंट पूरा करना है, मुझे कमरे की सफाई करनी है, मुझे कपड़े धोने हैं। अलग अलग तरह के इमेजिन करें कि आप 10 टास्क आपने लिख लिए एंड उसके बाद आप करना स्टार्ट करते हैं टास्क। आप कुछ टास्क आपके हो जाते हैं, कुछ टास्क आपके नहीं होते, एंड एट द एंड ऑफ द डे 10 में से 7 टास्क आपके हो गए और बाकी के 3 टास्क अगले दिन की टू डू लिस्ट में चले जाते हैं। तो ये होती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जिसमें आप एक्चुअली राइट डाउन करते हैं कि मुझे क्या क्या करना है। फर्स्ट जनरेशन में हम फोकस कर रहे थे कि मुझे क्या क्या करना है, मगर मुझे क्या क्या कितनी देर तक करना है इस चीज़ के बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं थी, कन्फ्यूजन थी। और ये चीज़ को कवर अप करती है सेकेंड जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट, जिसमें स्केड्यूलिंग एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड होता है। अब मैं स्केड्यूल करता हूँ, टाइम ब्लॉक करता हूँ, मैं गूगल कैलेंडर्स का इस्तेमाल करता हूँ, अलग अलग तरह के कैलेंडर्स का इस्तेमाल करता हूँ कि मैं 9 से 10 अपनी क्लास अटेंड करूँगा, 10 से 11 मैं असाइनमेंट करूँगा, 11 से 12 मैं कमरे की सफाई करूँगा। तो सेकेंड जनरेशन जो थी उसने हमें ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दिया टाइम ब्लॉकिंग के ज़रिए। और बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि टाइम ब्लॉकिंग के ऊपर आपको मिलेंगी इंटरनेट के ऊपर। बट एक चीज़ जो सेकेंड जनरेशन भी नहीं पूरी कर पा रही वो है कि मुझे किस चीज़ को कितनी ज़्यादा अहमियत देनी है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, द एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। एंड जब ये प्रायोरिटाइजिंग की चीज़ हमें समझ आती है तो हम एंटर कर जाते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट में। अब आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपके पास 10 टास्क हैं, मगर आप देख पा रहे हैं कि मैं आज 7 घंटे ही मेरे पास वर्किंग है और मैं 6 टास्क ही कर सकता हूँ। तो नाउ यू कैन चूज़ कि कौन से 4 टास्क ऐसे हैं जो कि मैं कल पे छोड़ सकता हूँ। इसमें यू बिकम मोर एफिशिएंट। कन्फ्यूजन आपकी जा चुकी है। अब आपको पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, कब तक करना है और क्यों करना है। ये थी 3 जनरेशन्स टाइम मैनेजमेंट की। मगर अब हम एंटर करने वाले हैं एक ऐसे जोन में, एक ऐसी जनरेशन में जो कि पूरा पैराडाइम शिफ्ट करने वाली है हमारी सोच में टाइम को लेके। क्योंकि फोर्थ जनरेशन के अंदर टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो क्यों ज़रूरत पड़ी फोर्थ जनरेशन की? हमें पता है हम क्या करने वाले हैं, कब तक करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। आप सब ने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड स्टोरी ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने बहुत अल्ट्रा बिजी पिताजी के पास जाता है और पिताजी को कहता है कि पिताजी आप दिन का कितना कमा लेते हैं पिताजी? पिताजी कहते हैं मैं दिन का 10,000 कमाता हूँ। तो पिताजी से वो पूछते हैं कि पिताजी आप दिन में कितना घंटा काम करते हैं? तो पिताजी कहते हैं मैं 10 घंटे काम करता हूँ। तो पिताजी को कहते हैं पापा आपको मैं प्लीज़ पापा मुझे आप 1,000 रुपये देंगे? तो पिताजी कहते हैं हाँ लो बेटा। तो वो 1,000 रुपये पिताजी उसको देते हैं और वो बेटा 1,000 रुपये पिताजी को वापस दे कहता है पापा अपना 1 घंटा तो दे दीजिए। सो इस स्टोरी से हम क्या समझ सकते हैं? हम इस स्टोरी से ये समझ सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अबाउट बीइंग एफिशिएंट। बट क्यों होना है हमें एफिशिएंट? एक कॉन्सेप्ट हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में जितनी भी खुशी आती है, जितनी भी हैप्पीनेस है एंड एनीथिंग प्लेजरेबल इन आवर लाइफ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स, that is because of the time which we give to people. एंड अगर हमें टाइम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा मैकेनिकल बना देगी, इतना ज़्यादा चीज़ों को लेके संकी बना देगी कि 11 से 12 तो मुझे ये काम करना था और ये बीच में कैसे आ गया लड़का मेरा, रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाएंगी और उस टाइम मैनेजमेंट का मैं क्या करूँगा। एंड इसी प्रॉब्लम के साथ डील करती है फोर्थ जनरेशन, जो कि ये फोकस तो करती ही है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, मगर इस चीज़ को भी फोकस करती है कि क्या मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ
ये किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर रही है, या मेरे जीवन में ये कोई वैल्यू ऐड कर रही है? और अगर ये मेरे जीवन में वैल्यू ऐड कर रही है तभी मैं उसको उतनी ही शिद्दत से करता हूँ। दिस इज द फोर्थ जनरेशन, जो कि रिलेशनशिप्स को भी कंसिडरेशन के अंदर लेके आती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट अबाउट कि जस्ट हम मैकेनिकल हो जाएं। टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट अबाउट कि हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेवल पे करने लग जाएं। टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट अबाउट कि जस्ट मैं एफिशिएंट हो गया हूँ और मैकेनिकल हो गया हूँ, मेरे पास स्केड्यूल्स हैं और मेरा जीवन इन स्केड्यूल्स पे ही खरे उतरने के लिए। तो क्या होगा कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मेरे ये स्केड्यूल्स मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, और मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मेरे ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए फुलफिलमेंट के लिए, इन सब के बारे में मैं सोच ही नहीं पाऊँगा। और ये सारे टूल्स एंड ये सारी टेक्निक्स हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? ताकि हम अपनी ह्यूमन लाइफ को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, हम इस ह्यूमन लाइफ का जो एक्चुअल पर्पस है उसको अच्छे से जी सकें। दैट्स वाई फोर्थ जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट कम्स इन टू प्ले। सो फोर्थ जनरेशन क्या है? फोर्थ जनरेशन टास्क पे फोकस नहीं करती है, टाइम स्लॉट्स पे फोकस नहीं करती है। तो किस पे करती है फोकस? फोर्थ जनरेशन फोकस करती है रिलेशनशिप्स पे। फोर्थ जनरेशन फोकस करती है मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस पे। फोर्थ जनरेशन फोकस करती है एडिंग लाइफ टू पीपल, इन सब चीज़ों पे। किस तरह से? जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपने सारे अपने कैलेंडर को बना के रखा हुआ है और कुछ काम चल रहा है, एंड यू जस्ट हियर अ क्राई। आपका बेटा गली में क्रिकेट खेल रहा था और वो भागता भागता गिर गया, तो आप क्या करेंगे? आप अपना टास्क छोड़ेंगे, उसके पास जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे, उसको फर्स्ट एड दिलवाएंगे। यस, ऑफ कोर्स। फोर्थ जनरेशन एक ह्यूमन एलिमेंट को ऐड करती है कि क्या आज मैंने कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस की, क्या मैंने आज किसी के जीवन में कुछ मीनिंगफुल ऐड किया या नहीं किया। सो दिस इज अबाउट फोर्थ जनरेशन। एंड फोर्थ जनरेशन में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, एंड दैट पावरफुल कॉन्सेप्ट इज अबाउट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। PPC बैलेंस कहते हैं इसको। जस्ट इमेजिन कीजिए दैट किसी फैक्ट्री में एक वर्कर एक मशीन के ऊपर काम कर रहा है और वो मशीन कुछ प्रोडक्ट बना रही है। अब ये वर्कर सोचता है कि इस मशीन को मैं किस तरीके से यूज़ करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट्स निकल के आएँ। तो वो दिन रात उस मशीन को चला रहा है, बार बार लगातार उस मशीन को चलाए जा रहा है। हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन वो मशीन चल रही है 24/7। एंड इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा प्रोडक्शन में बूस्ट हो रहा है। बट एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो रही है, मशीन पहले जैसी नहीं रही है, उसका वियर एंड टियर हो रहा है। एंड इस वर्कर को प्रमोशन मिल रहा है, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, एक नया वर्कर आ रहा है, मशीन सेम है, एंड अब जब वो मशीन को ऑपरेट कर रहा है तो उसमें उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं निकलती है, एंड मशीन टूट जाती है एंड प्रोडक्शन नीचे गिर जाता है। तो देयर आर टू थिंग्स, एक है मशीन जिसको हम प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कहते हैं, एंड दूसरा है उसका आउटपुट जिसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। सो वन इज P एंड वन इज PC, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। तो इन दोनों चीज़ों में हमें क्या करना होगा? बैलेंस रखना होगा। फोर्थ जनरेशन इस चीज़ को दिमाग में रखती है, PPC बैलेंस। एक और एग्जांपल आपको स्टोरी से समझाता हूँ कि आपने एक बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। अब इस केस में क्या होता है, एक मुर्गी है, रोज़ एक सोने का अंडा देती है, एंड अगले दिन मालिक है वो सोने का अंडा लेता है, उसको बेचता है, कुछ मुनाफा होता है, अगले दिन फिर अंडा आता है। एक दिन मालिक के दिमाग में आता है क्यों ना इस मुर्गी का पेट फाड़ दूं और सारे के सारे अंडे निकाल लूं। तो इस ग्रीड के कारण वो उस मुर्गी का पेट फाड़ता है और कोई अंडा नहीं निकलता। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुर्गी थी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, एंड जो अंडे थे वो थे प्रोडक्ट। एंड हम लोगों को भी अपने जीवन में इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या है और प्रोडक्ट क्या है। हम कई बार प्रोडक्ट के चक्कर में प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का ध्यान ही नहीं रखते। जैसे मेरी बॉडी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, एंड मैं कुछ दिन में 7-8 घंटे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वो है प्रोडक्शन। एंड अगर मैं सोचूं कि नहीं, दिन में 7-8 घंटे काम करके ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, दिन में 16-16 घंटे काम करना है, 17-17 घंटे काम करना है। तो क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी फेल हो जाएगी, एंड फिर आगे का सारा जीवन जो होगा 1 घंटा भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमें स्प्रिंट नहीं करना है, हमें मैराथन करना है, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है, हमें छोटी रेस नहीं दौड़नी है। एंड दैट्स वाई दिस PPC कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपने बेटे को कहते हैं कि बेटा जाके अपना कमरा सेट करो। कमरा क्यों नहीं सेट करते आप? अपना पूरा कमरा गंदा रखा हुआ है आपने। वो आपसे कहता है पापा मेरी एक बार, अरे चुप, कमरा सेट करो, जाके कमरा साफ करो। एंड आपने उसकी बात नहीं सुनी, ऊपर से ऊपर आप जाते हो तो कमरा और बिगड़ा हुआ है, उसने गद्दा इधर फेंका हुआ है, चॉकलेट्स के रैपर्स गिरे हुए हैं, पिज़्ज़ा का डब्बा बेड के नीचे है वो बाहर आया हुआ है, सॉक्स इधर उधर फेंकी हुई हैं, कमरा बिल्कुल साफ नहीं है। इस केस में आपका प्रोडक्ट था कमरा साफ होना, एंड आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी आपका बेटा। मगर आपका आपके बेटे के साथ अच्छा संबंध ही नहीं है, आप उसके साथ कभी बैठ के अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके साथ समय नहीं व्यतीत करते हैं, तो क्या हो रहा है? आपको प्रोडक्शन मिली, आपको एफिशिएंसी मिली? नहीं, आपको एफिशिएंसी नहीं मिली। तो इफ यू स्पेंड दैट टाइम सम टाइम विद योर सन, विच मे सीम लाइक कि मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ इससे अच्छा मैं इससे जल्दी जल्दी 2 थप्पड़ मारूँ, इस पर काम कर लेगा, ये जाके कमरा सेट हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। मैं उसके साथ जब बैठ रहा हूँ, मैं एक्चुअल में उसको उसकी वैल्यू सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि प्रोडक्शन लंबी देर तक चलेगी। मैं आज थप्पड़ मार के काम करवा लूँगा, कल मार लूँगा, परसों मार लूँगा, कितनी देर तक वो काम करे। मगर अगर वो उस वैल्यू सिस्टम को मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ कुछ सीखता है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सीखता है, इंस्पायर होता है, तो वो लंबा चलेगा, है ना। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मुझे गुजरात जाना है, तो वो गाड़ी को भगा रहा है, मगर गाड़ी को जब भगा रहा है तो उसका फ्यूल टैंक शो कर रहा है कि एम्प्टी होने वाला है, मगर वो सोच रहा है कि नहीं, मैं अगर फ्यूल टैंक भरवाने लग गया तो टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा मैं गाड़ी को भगाऊं। तो हर एक छोटा 5th क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि टाइम वेस्ट नहीं है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, उस गाड़ी का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ PPC बैलेंस। एंड टाइम मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। कई बार लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम खुद सारा काम कर लेंगे, मैं बहुत एफिशिएंट हूँ, मगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं ये टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके खुद बहुत ज़्यादा बिजी होकर अच्छे से मैं काम कर लूँगा। बट नो, फोर्थ जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट कहता है कि वी नीड टू मैनेज आर लाइफ स्टाइल एज वेल एज आर रिलेशनशिप विद पीपल, because success comes out of relationships only. For example, education is also a PPC activity, जहाँ पे आप कुछ अपने जीवन के कुछ साल बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव होके अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। आफ्टर दैट यू प्रोड्यूस थिंग्स, आफ्टर दैट यू बिकम एक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स फॉर द कंट्री और फॉर द कंपनी, है ना। सो दिस इज फोर्थ जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट। फोर्थ जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट, हम रोज़ अपने जीवन में इस चीज़ को जी रहे हैं, बट हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट एक ह्यूमन बीइंग इसी तरह से काम करता है। वी आर सोशल बीइंग्स एंड वी नीड टू मैनेज आवर रिलेशनशिप्स विद पीपल, वी नीड टू मैनेज आवर ओन लाइफ स्टाइल रादर दैन फुल्ली डिपेंडिंग ऑन द टूल्स एंड टेक्निक्स। तो हमने 3 जनरेशन्स के बारे में स्टार्टिंग में बात की। दैट वाज फर्स्ट जनरेशन जो कि टू डू लिस्ट पे काम करते हैं, सेकंड जनरेशन जो कि स्केड्यूलिंग आ जाता है, तीसरी जनरेशन जो कि प्रायोरिटाइज करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड फोर्थ जनरेशन है कि वो प्रायोरिटाइज कर रहा है। देखिए, हर जनरेशन में पिछली जनरेशन का एलिमेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि टू डू लिस्ट करना बेकार है, नहीं। इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग द बोथ। इट इज़ अबाउट कि मेरे पास एक लिस्ट थी, 10 काम करने थे मुझे, मगर एकदम से मेरा कोई दोस्त आ गया कि मुझे तेरे से बात करनी है, मैं बड़ा लो फील कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है कुछ चीज़, तो उस समय मैं क्या करूँगा? तो मुझे उस समय फर्स्ट जनरेशन वाले से जंप करके फोर्थ जनरेशन में आना होगा और देखना होगा कि दिस इज़ राइट नाउ इम्पॉर्टेंट, आई एम here to contribute in the lives of my friends all around, my people are all around, and that's where success comes from. मैं टाइम मैनेजमेंट कर क्यों रहा हूँ? मैं टाइम मैनेजमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं टाइम बचा के अपने साथ वालों को टाइम दे पाऊँ, यही पर्पज़ है। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट एक पर्पज़ को भी साथ लेके चलती है। व्हाट टू डू फर्स्ट जनरेशन, व्हेन टू डू सेकंड जनरेशन, व्हाई टू डू थर्ड जनरेशन, एंड फोर्थ जनरेशन एक ह्यूमन एलिमेंट को भी साथ में लेके चलती है, जो कि बहुत ज़रूरी है और उसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हम एक मैकेनिकल, एक मशीन नहीं बनेंगे। वी विल बी मोर ह्यूमन। द मोर वी डू वी प्रैक्टिस दिस फोर्थ जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट, द मोर वी विल बिकम ह्यूमन, and the more our relationship with people around us will become more healthy and more deeper. So this was the concept of time management, and इसके आगे और भी tools and techniques के बारे में हम डिस्कस करेंगे, but we cannot ignore this human element which is very much necessary, which makes us actually personalists. So आप
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अभी किस जनरेशन में वर्क कर रहे हैं, और जिस जनरेशन पे आप वर्क कर रहे हैं तो किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं कि उस जनरेशन से अगली जनरेशन में आएंगे। हरे कृष्णा।